द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने गपशप में। और आज हमारे बीच हैं श्रावणी मिश्रा भूपति जी, जो एक जर्नलिस्ट हैं, सिंगर हैं और म्यूजिक कंपोजर हैं। तो आपने अपनी शुरुआत गया से की, उसके बाद आपने प्रयाग संगीत समिति से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब सब कुछ मैं न बताते हुए चलिए उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके मुंह से जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया और कैसे ये सारी चीजों के बीच, मतलब संगीत और पत्रकारिता के बीच तारतम्यता बनाते हैं। और आपने नाटकों के लिए भी म्यूजिक किया है, नाटकों में म्यूजिक गाया भी है। तो चलिए मिलते हैं और उनसे गपशप करते हैं। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर वो लिख सकता है, उनसे पूछ सकता है। तो चलिए मैं श्रावणी जी को बुलाता हूँ। नमस्कार श्रावणी जी। नमस्कार। कैसे हैं बहुत आप? बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अच्छी हूँ। और गोविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसों को एक मौका दिया आपने कि हमारी जो प्रतिभा है हम दूसरों तक रख पाए, उन्हें भी बता पाए कि हम भी खुद में कुछ रखते हैं। नहीं नहीं, आप बहुत कुछ रखते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ। और मैं तो इलाहाबाद से आपको जानता हूँ। और आप तब से लगातार काम कर रहे हैं। आपने थिएटर में भी काम किया। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो जी चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जैसे कि मुझे भी नहीं पता था कि आप गया से, मुझे तो हमेशा यही लगता है आप इलाहाबाद के हो, है ना। मैं तो यही अच्छा। मान के बैठा था इलाहाबाद से जाना तो इलाहाबाद के हो। तो कैसे आप म्यूजिक से जुड़े, किस तरह से जुड़े, कि आपके घर में कोई म्यूजिक का है, आपको ये इंस्पिरेशन कैसे मिली, कहाँ से मिली? देखिए, सबसे पहले मैं जो जितने भी दर्शक मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करूंगी और बताना चाहूंगी कि मेरा जो जन्म हुआ वो गया में हुआ। गया बिहार में आता है। जी। और मुझे खुद भी नहीं पता था कि मतलब गुण होता है, भगवान सब में कुछ ना कुछ गुण देते हैं। तो मुझे गाने का बड़ा शौक रहा है शुरू से ही, बचपन से ही गुनगुनाती रही हूँ। और कहते हैं कि गुण जो है भगवान देते हैं, जी। जो गुरु हमें मिलते हैं वो केवल तराशने का काम करते हैं, उसको निखारने का काम करते हैं। जी। कहते हैं ना, बॉर्न टैलेंट होता है, बॉर्न टैलेंट। तो गाने का शौक रहा। और गया में मेरा जन्म हुआ। और रंगमंच से, जैसा आपने बताया कि मैं रंगमंच से जुड़ी रही। मेरा जो पैतृक गांव है उसका नाम है ओड़ो। और ओड़ो में क्या होता है कि वहाँ हर साल अ, लक्ष्मी पूजा होती है, जिसमें रंगमंच का भी आयोजन होता है, काफी नाटकें होती हैं। तो मेरी शुरुआत वहीं से हुई थी। मैं कुछ 5-6 साल की थी उस हम्म। समय। बहुत सारे, मतलब उस समय इतना क्लासिकल वगैरह तो बचपन में आपको भी पता है कि सारेगामा पधनिसा, इससे शुरुआत किसी की नहीं होती है, फिल्मी गानों से होती है। तो बिल्कुल। मेरी भी ऐसे ही शुरुआत हुई थी कि मेरे अ, असल में मेरे जो पिताजी हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा कला की प्रतिभा थी। मेरे पिताजी भी नाटकों में भाग लेते थे। गाँव में जो भी नाटक का मंचन होता था, जैसे रामायण पे रामलीला होती थी, तो उसमें हमारे घर के काफ़ी, मेरे चाचा राघवेंद्र मिश्रा नाम है उनका, जी। मेरे पिताजी आर के मिश्रा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मुझे ज़रूर सुन रहे होंगे। तो उनका पार्टिसिपेशन रहता था। तो कहते हैं कि अगर, मतलब आपके अंदर कला, अगर कोई भी अगर गुण है, अगर आप संगीत में हैं या किसी भी खेल में हैं, तो घर से किसी न किसी के ज़रिए ही आपके पास वो चीज़ आती है। तो ऐसा ही जी। कुछ था कि मेरे पिताजी के भीतर जो कला के प्रति जो उनका रुझान था, वो रुझान फिर मेरे में आया। तो पहली बार जब नाटक का मंचन हुआ तो मुझे वो स्टेज मिला। मैं कुछ 6 या 7 साल मेरी उम्र रही होगी उस समय। तो हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं स्कूल में गई तो
सेकंड, थर्ड में जब मैं होती थी तो मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। बचपन में वैसे भी बच्चों का पढ़ाई में तो दिल लगता नहीं है। तो मेरी जो शिक्षिकाएँ होती थी, जो मेरी टीचर्स होती थी, वो मुझे स्पेशली एक्स्ट्रा नंबर इसलिए देती थी क्योंकि वो मुझे बुलाती थी और उस समय का जो हिट गाना होता था, वो मेरे से हुँ। कहती थी कि ये 2 लाइन जो है तुम गुनगुना दो। तो जी। वो मैं गुनगुनाया करती थी उनके सामने। तो ऐसे करते-करते फिर मेरा यहाँ जब मेरे 10वीं तक तो मैं वहीं पढ़ी, गया में। उसके जी। बाद फिर 11वीं के लिए मुझे एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी क्योंकि गया में मतलब म्यूज़िक का मुझे तो बड़ा शौक रहा और हमेशा सोचती थी कि कोई अच्छे गुरु मिल जाएँ या कुछ ऐसा हो जाए ताकि मुझे भी छोटी-छोटी चीज़ें शास्त्रीय गायन की भी जानकारी हो। लेकिन क्या होता था कि मतलब वहाँ क्योंकि गया एक छोटी-सी जगह है और गाने-बजाने में लोग मतलब अब तो बहुत विकल्प है वहाँ पे, उस वक़्त नहीं था। अ, तो जैसे ही 11th हुआ तो मैं अपने पिताजी से कहती थी कि मुझे मुझे बाहर आप भेजिए, मुझे बाहर पढ़ना है और मुझे नाटक में और गायन में बड़ा शौक है। तो पापा ने और मेरे बड़े पापा वग़ैरह इलाहाबाद में ही रहते हैं। तो उन्होंने मेरा वहाँ पे मैं आई और जगत तारण गोल्डन जुबली में मेरा एडमिशन हुआ। और जी। ताज्जुब की बात है कि उस स्कूल के जस्ट बगल में प्रयाग संगीत समिति का एक सेंटर था वहाँ पे, आपको पता होगा। हुँ, हुँ, बिल्कुल। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैं एडमिशन के लिए गई, तो मेरी हुँ, नज़र नहीं गई, मेरे पापा की नज़र चली गई। उन्होंने कहा कि देखो बेटा तुम्हारा एक पसंदीदा जो चीज़ है वो तुम्हारी यहाँ मिल गई है। तो हुँ, हम पूछे क्या है पापा? तो कहे कि देखो प्रयाग संगीत समिति है, तुम्हें गाने हुँ, का शौक भी है और हुँ, देखो तुम्हारे स्कूल के जस्ट बगल में है तो तुम यहाँ पे आके सीख भी सकती हो संगीत। तो हुँ, बड़ा अच्छा लगा। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मतलब जितना इंटरेस्ट वो नहीं था कि मेरे एडमिशन हो रहा है पढ़ाई में, उतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि अब मुझे एक संगीत स्कूल मिलने जा रहा है। तो जी। उसके बाद वहाँ पे एडमिशन हुआ। अच्छा एडमिशन हुआ उसके बाद सा रे ग म प ध नि सा से कभी मेरी उतनी मतलब उस समक्ष कभी नहीं हुई, हमेशा वही गाना बजाना। तो फ़िल्मों के गाने में ज़्यादा रही। तो वहाँ जब गई तो मुझे वहाँ जो मेरी टीचर मिली अ, उनका नाम था विनीता गांगुली हमारी हुँ, जो ली गुरु थी। अगर वो मुझे सुन रही हैं, तो उन्होंने मुझे सुना। क्या होता था कि जैसे गए एडमिशन लिए तो सुनते हैं कि अच्छा 2 लाइन सुनाना ज़रा। तो वही फ़िल्मी हुँ, गीत मैंने सुना तो उनको बड़ा अच्छा लगा, कहीं कि तुम तो गाती बहुत बढ़िया हो। तो फिर वो हुँ, मुझे सिखाने लगी, सीखते। हर साल क्या होता है कि प्रयाग संगीत समिति में राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता होती है जिसमें हुँ, पूरे देश भर से सारे बच्चों को बुलाया जाता है, प्रतिभागियों को बुलाया जाता है और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है क्योंकि उसमें जो जजेस होते हैं, वो बड़े गुणवान लोग होते हैं और बड़ा मुश्किल होता है जजमेंट। तो हुँ, पहली बार क्या हुआ कि पहली बार कॉम्पिटिशन होने जा रहा था तो मैडम कहीं कि हम तुम्हें भी तैयार कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे भजन सिखाया। बड़ी बहुत मेहनत करी मेरे पीछे। तो मैं भी बड़ा मतलब जोश में थी, लेकिन स्टेज फ़ोबिया जो था, वो मेरे अंदर से उस समय तक गया नहीं था। एक डर होता था अंदर से कि मैं कैसे गाऊँगी, इतने लोग होंगे सामने। अच्छा मेरी जो मैडम थी वो मुझे बार-बार कह रही थी कि सामने जो होंगे तुम बैठ के गा लेना, सामने देखना समझना सारे मूर्ख बैठे हैं। तो हुँ, लेकिन एक डर था। आलम हुँ, ये रहा कि मैं गई स्टेज पे बैठी, यकीन नहीं करिएगा, एक शब्द नहीं निकल पाया मेरी ज़बान से। मैं बोल ही नहीं पाई, गा ही नहीं पाई। फिर मैं वापस आई, बड़ा मन दुखित हुआ, मेरी मैडम भी बड़ा नाराज़ थी, बड़ी दुखी थी। हुँ, फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। फिर मैडम के साथ जो है उनको थोड़ा-सा मेरे प्रति वो मतलब एक कॉन्फिडेंस जो था, वो ख़त्म हो गया उनके अंदर से। उसके बाद फिर एक और गुरुजी मिले मुझे, पंडित राम सेवक भट्ट जी। अच्छा, जी। वो हमारे कथक के टीचर थे, लेकिन वो हुँ, गाते इतना सुंदर थे, ठुमरी गायन, दादरा गवा लीजिए, इतना सुंदर गाते थे। तो मैं उनको मतलब जब भी क्लास होती थी, तो वो कथक सिखाते थे, लेकिन हमेशा हुँ, गुनगुनाते रहते थे, तो उनको मैं सुनती थी, तो धीरे-धीरे करके मैं उनके पास गई, मैंने कहा गुरुजी मुझे भी कुछ आप सिखाइए। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा रुचि है किसी चीज़ में, तो वो है लोक संगीत। मुझे लोक संगीत मेरे लिए सबसे प्रिय है।
वो इसलिए प्रिय है क्योंकि एक कहते हैं ना कि हर शैली से, हर गायक की अपनी एक शैली होती है जिसको वो बेहद पसंद करता है और उसी शैली में उसको गाना पसंद है। तो मेरे लिए, क्योंकि जब भी गुरुजी को मैंने देखा तो जैसे ठुमरी वगैरह, ये ठुमरी, दादरा, ये सारी चीजें जो है, इसका ये इजाद जो हुआ है, जो आए हैं, ये लोक संगीत से ही ये चीजें आई हैं। तो मैं जी। उनको सुनती थी। तो जब अगली बार जब कंपटीशन हुआ तो मेरी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं, क्योंकि मेरा मतलब नेक्स्ट ईयर में चली गई थी तो मैडम से भी मेरी दूरी हो गई थी। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक गाना सिखाइए ना, इस बार मैं उस कंपटीशन में जाना चाहती हूँ। और तो उन्होंने कहा क्या गाओगी? मैंने कहा लाइट म्यूजिक गाऊंगी। तो बोले कि ठीक है, चलो तुम आ जाना और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो पहले मैं चाहूंगी कि वो गाना मैं 2 लाइन आपके लिए गुनगुना दूँ, क्योंकि अरे वो बिल्कुल, गाना हमारे लिए, मुझे सारे जी, ऑडियंस के लिए आप गाएँ, ज़रूर गाएँ। मैं भी इसी उम्मीद में था कि आप रुके तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप हाँ, ज़रूर गुनगुनाएँ। क्योंकि वो गाना मेरे लिए इतना अजीज़ है कि आज भी मैं किसी स्टेज पे परफ़ॉर्म करने जाती हूँ, तो वो गाना मैं ज़रूर गाती हूँ। तो मैं वो ज़रूर। गाना ऐसे है, जी, अभी मेरे पास कोई साज़ नहीं है, नहीं उसकी कोई, तो हाँ, आप गाएँ? हुँ, हाँ जी। आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल अच्छे से आवाज़ हुँ। आ रही है आपकी। तो मैं 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगी, गुरुजी को जी, याद करते हुए। अगर गुरुजी मुझे सुन रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। जी तो वो बिल्कुल। गाना ऐसे है, गोरी धीरे उतारो गगरिया, गोरी धीरे उतारो गगरिया, हाँ गोरी धीरे उतारो गगरिया, कहीं भीजे ना मोरी चुनरिया, कहीं भीज न मोरी चुनरिया, गोरी धीरे उतारो गगरिया। इसका अंतरा है, पाँव पे जनिया कमर कर धनिया, पाँव पे जनिया कमर कर धनिया, कमर कर धनिया, कमर कर धनिया, पाँव पे जनिया कमर कर धनिया, झुक झुक गोरी झुक झुक जाए झुलनिया, गोरी झुक झुक जाए झुलनिया, गोरी धीरे उतारो गगरिया, हाँ गोरी धीरे उतारो गगरिया। धन्यवाद। क्या बात! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मुझे क्या, लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा आपका ये गाना। तो आगे उसके बाद, हाँ, आगे बताना चाहूँगी। तो फिर इस कॉम्पिटिशन में मैं गई और जी, पहला एक मतलब ये एक बड़ी प्रतियोगिता थी और उसमें मैं विजेता भी रही। उसमें मैं जीत के आई इस कॉम्पिटिशन को। गुरुजी खुश हुए, मैडम के पास गई, उनको भी बताया, सब लोग बड़े खुश हुए। तो उस दिन से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस तो आया ही। स्टेज फोबिया था वो खत्म हो चुका था। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी, लोक संगीत की तरफ जो मेरा रुझान था, वो ज़्यादा बढ़ गया। मुझे जी, मतलब मैं कोशिश करती थी कि मैं और फ़ोक्स को मैं इजाद करूँ, नए-नए फ़ोक्स ढूँढती थी और ख़ास करके जो हमारा जो पूर्वांचली जैसे बिहार में कजरी गाते हैं, बिरहा गाते हैं, वहाँ पे सोहर गाते हैं जब बच्चा पैदा होता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये मुझे बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं और धीरे-धीरे करके मैंने बहुत सारे कलेक्शंस गुरुजी से और कुछ-कुछ गाने मैंने अपने आप भी तैयार किया। उसके बाद मैं दिल्ली आई। हाँ, बीच में मैं बताना चाहूँगी कि मैं जब 11वीं-12वीं मैंने पास कर लिया, तो मैं इलाहाबाद में रंगमंच से जुड़ी और वहाँ कुछ नाटकों में मैंने
सागर सीमांत एक काफ़ी प्रिय बहुत अच्छा नाटक है, वो उससे मेरी शुरुआत हुई थी, उसमें मैंने मुख्य भूमिका में थी मैं और उसको किया था। उसके बाद मैं दिल्ली आने के बाद तो वही था कि भई ब गाना नहीं, बजाना करना है। दिल्ली आने से पहले मैं आपको रोकना चाहूँगा कि हाँ, आपने नाटक किया, वहाँ म्यूज़िक भी सीखा, तो नाटक कैसे मतलब नाटक में कैसे रुचि हुई? नाटक से आप कैसे जुड़े? और नाटक ने कितना योगदान दिया आपकी म्यूज़िक में? हुँ, मतलब क्योंकि दोनों चीज़ों का बड़ा योगदान है नाटक और म्यूज़िक का, जो आगे भी चल के आपके लाइफ़ में रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल, नाटक, बिल्कुल। म्यूज़िक दोनों साथ ही चलते रहे। तो वहाँ पे बिल्कुल। कैसे आप जुड़े रहे? उसके बारे में थोड़ा-सा देखिए बताएँ क्योंकि आप काफ़ी समय तक प्ले किए। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, नाटक में ऐसा था, नाटक में भी मेरा जो जाना था, उसमें भी मुझे मेरे म्यूज़िक के ही वजह से मुझे नाटक में चांसेस मिले, क्योंकि मैं गाती थी और जब मैं संगीत समिति में थी, प्रयाग संगीत समिति में, तो उस समय मुझे जानकारी मिली कि एक नाटक हो रहा है और उसमें एक लड़की की ज़रूरत है, जो गाती भी हो क्योंकि नाटक जो होता है वो लाइव स्टेज परफॉर्मेंस होती है और उसमें आपको कोई माइक नहीं मिलता और जो भी होगा वन टेक है, उसमें कोई सेकंड टेक नहीं होता। तो आपको लाइव गाना है, ये सारी चीज़ें मेरे सामने थी, तो मेरे लिए बहुत नया था लेकिन मुझे चूँकि वैसे कला से मैं जुड़ी रही शुरू से ही, तो एक्टिंग करना, बचपन में मैंने डांस भी किया काफ़ी, मैं 3 साल कथक भी सीखी हूँ। तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सा लगा। मैंने कहा कि क्यों नहीं एक बार ट्राई करते हैं, एक बार नाटकों में भी थोड़ा जी, जाया जाए, क्या दिक्कत है? तो फिर ज़रूर। मैं गई, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। मैं वहाँ भी मतलब मेरा जो परिचय हुआ है, नाटक में जो मेरी एंट्री हुई है, उसकी भी वजह मेरा गाना रहा। गाने की वजह से ही मैं वहाँ गई। तो वहाँ पे सागर सीमांत जो नाटक था, उसमें मुझे जो रोल मिला था, उसमें भी जी, आप कंटिन्यू रखा कीजिए, वो कभी-कभी सिग्नल की वजह से वो आउट हो जाता है। हाँ, हाँ, कनेक्शन हट गया था। तो उसके जी, बाद मैं वहाँ पे गई और मुझे बड़ा मज़ा आया। काफ़ी जगह हमने इसका मंचन भी हुआ था, हम राजस्थान भी गए थे, वहाँ पे भी था, तो बड़ा मज़ा आया वहाँ। उसके बाद चूँकि मेरा जो ग्रेजुएशन था वो ख़त्म हो गया था और मेरी दिली इच्छा थी क्योंकि मैं नाटक से जुड़ गई थी, उसके बाद मेरा जो अगला जो मेरा जो पड़ाव था, वो मेरा ये था कि मैं अब मुझे नाटक में आगे बढ़ना है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आप जानते हैं कि जो व्यक्ति रंगमंच से जुड़ा है, उसका जी, डेस्टिनेशन एनएसडी ज़रूर होता है कि एनएसडी जाना है, एनएसडी में अपनी कलाकारी दिखानी है। तो ये सोच के मैंने पापा से कहा पापा दिल्ली जाना है, तो पापा कहे ठीक है तुम जाओ फिर, हमने किसी चीज़ के लिए तुम्हें रोका नहीं। मेरे पिताजी ने कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहा उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा उन्होंने एनकरेज किया मुझे। और एक और कारण था कि मेरी मदर जो हैं, उनको हमेशा से रहा कि मेरी बेटी जो है टीवी पे दिखे। मेरी बेटी मतलब सीरियल्स में आए, उनको हमेशा ये चीज़ रहा। तो मेरा ये भी था कि चलो मम्मी को इंटरेस्ट है तो ये करना है। और मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो घर में जब जैसे कोई परिवार वाले आते थे, तो मुझे बेड के ऊपर चढ़ा दिया जाता था और खूब तेज़ आवाज़ में गाना लगा दिया जाता था और कहते थे कि डांस करो। मेरा घर का नाम मिली है। तो कहते थे अच्छा। मिली डांस करो। तो मतलब मैं मतलब एक बचपन में हमेशा से हमेशा नाच गाना कहीं भी शादी हो रही है तो मिली को ज़रूर इनवाइट किया जाता था कि मिली डांस बहुत अच्छा करती है, मिली डांस करेगी, गाना बहुत अच्छा गाती है। तो ऐसे करते मैंने पापा से कहा पापा दिल्ली जाना है तो पापा कहे ठीक है दिल्ली जाओ। फिर मैं यहाँ आई तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे मतलब अपनी कलाकारी दिखानी है, गाना है, नाटकों में भाग लेना है। तो एनएसडी का पता नहीं था कि कैसे क्या कुछ होता है, इतनी जानकारी नहीं थी। मैं एक्चुअली बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं बहुत कम बोलती थी, मतलब बहुत ज़्यादा दोस्त यार नहीं है, बहुत सीमित है मेरा मतलब और मेरा क्या था कि जो भी करना है अपने बल पे करना है। मैं आज भी कभी भीड़ में नहीं घूमती, मैं अकेले रहती हूँ, अपना काम हमेशा अकेले करती हूँ, मैं कभी भीड़ में नहीं रहती। तो हमेशा एक इंट्रोवर्ट जो मेरे अंदर रहा उसको अंतर्मुखी जो कहते हैं, तो मैं
उससे फ़ायदा कहिए, नुकसान कहिए, लेकिन मुझे उस चीज़ को उससे कहीं न कहीं मुझे फ़ायदा भी दि मिला है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा नुकसान भी रहा। तो जब दिल्ली आई मैं, तो उसके बाद मुझे एनएसडी का पता लगा। एनएसडी में कहे कि ऐसे तो एंट्री मिलेगी नहीं, आपको बाकायदा आपको 3 प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। तो और समय भी उसमें काफ़ी मतलब जिस टाइम मैं आई थी उस समय एग्ज़ाम नहीं, क्योंकि जून के टाइम होता है, मैं आई थी बीच में, मिड आई थी। मतलब जुलाई-वुलाई के बाद हो चुका था। तो मैंने कहा अब 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या करें? तो पता लगा कि बगल में ही श्री राम सेंटर है, जहाँ पे आपको जो ये नाटक सिखाते हैं, आपको पूरा एक्टिंग-वैक्टिंग सिखाई जाती है। तो मैंने कहा ठीक है चलो वहाँ एडमिशन लेते हैं। तो वहाँ पे गए, फिर वहाँ 1 साल किए, मतलब वहाँ पे 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन 1 साल करते-करते क्या हुआ कि मेरे पिताजी कहे कि ठीक है बेटा तुम क्योंकि मेरे घर में एक मैं ही इकलौती हूँ जो गाना-बजाना मतलब इस क्षेत्र में हूँ। बाकी मेरे परिवार में मेरी दीदी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बड़ी वाली। उसके बाद मेरी दूसरी दीदी है, वो भी एमबीए की हुई है, मेरा भाई है इंजीनियर है। तो सब लोग पढ़ाई से जुड़े रहे, एक मैं ही थी जिसको कलाकारी का बड़ा शौक रहा। तो पापा कहे कि बेटा ये तो ठीक है, थोड़ा-सा कि तुम अपना प्रोफ़ेशनल क्या करना चाहती हो? पता नहीं क्या दिमाग में आया। तो ये हुआ कि चलो उस समय सारे न्यूज़ चैनल्स वग़ैरह आ रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा कि यार ये रिपोर्टर बड़े बड़ी अच्छी चीज़ है। रिपोर्टिंग वग़ैरह में बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे। तो मैंने कहा पापा जर्नलिज़्म कर लेते हैं। तो कहे क्या होता है जर्नलिज़्म तुम्हें पता भी है? मैंने कहा पता लग जाएगा करते-करते, समझ में आ जाएगा। तो कहे ठीक है चलो। तो फिर साथ-साथ मैंने क्या किया कि जर्नलिज़्म का भी मैंने कोर्स करना शुरू कर दिया। इधर नाटक भी चल रहा था, उधर पत्रकारिता भी। लेकिन पत्रकारिता में क्या था कि एक पढ़ाई थी, पढ़ाई कर रही थी। लेकिन नाटक क्या था सब कुछ प्रैक्टिकल, आपको जाना है, आपको एक्टिंग सीखनी है, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन सीखनी है, आपको संगीत को किस तरीके से नाटक में इस्तेमाल करना है वो सीखना था। सब चीज़ें अलग-अलग थी। लेकिन ये था कि पत्रकारिता भी कर रहे हैं क्योंकि प्रोफ़ेशनल कोर्स चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ नहीं टिक पाए तो कुछ दूसरा मेरे पास विकल्प रहेगा। ये सोच के मैं करती रही। कहते हैं ना 2 नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने रख लिया। उसके बाद उसके बाद फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर आया तो मैंने एनएसडी में ट्राई किया। लेकिन मतलब मेरा मेरा नहीं हो गया, नहीं हो पाया, मैं क्वालीफाई नहीं कर पाई। लेकिन मेरे अंदर कोई दुःख नहीं था, मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ क्योंकि उसमें एक बात कही जाती है जब आप एनएसडी के इंटरव्यू में जाते हैं, तो डायरेक्टर कहते हैं कि अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है मुझे सब कुछ आता है इसलिए मुझे नहीं रखा जा रहा। तो नहीं, पॉज़िटिवली मैं वहाँ से ऐसी बात नहीं, सिर्फ इतनी सी बात नहीं होती कि मतलब सब कुछ आता है तो यहाँ क्यों आए हो। ये भी होता है हुँ, कि मतलब कुछ लोग लकी होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, होते तो सारे लोग टैलेंटेड हैं। बिल्कुल, कभी कोई बिल्कुल, किसी को पसंद आता है, कोई कभी कोई किसी को पसंद आ जाता है, कोई चीज क्लिक करती है, कोई चीज किसी को क्लिक करती है। लेकिन जितने बिल्कुल, लोग बिल्कुल, देते हैं वो सारे टैलेंटेड होते हैं, तभी वो दे रहे हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, और वो बिल्कुल। टैलेंट का कहीं ना कहीं है कि आप टैलेंटेड हो, आप अच्छा गाना गाते हो, और भी जब बातें और निकल के आएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं, मैं उसको पढ़ भी रहा हूँ लगातार कि अच्छा, उस पे अभी मैं फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपकी बातें हो, फिर उसके बारे में भी बात करेंगे। सवाल भी लेंगे। तो मैं फिर सवाल क्या नहीं हुआ है लेकिन आपके बारे में, वो हुँ, सवाल नहीं है कि आपने मजदूरों के हुँ, साथ क्या काम किया, कैसे काम किया। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत मानते हैं, वो लगातार लिख रहे हैं कि आपने हाँ, कितना अच्छा काम किया है जर्नलिज्म हुँ, में, और हुँ, उनकी कितनी मदद की है। तो आज हुँ, वो सारे लोग आपका नया ही रूप देख रहे हैं कि आपको ऐसे हुँ। कभी नहीं देखा कि आप गाना भी मेरे गाते हो, आपने थिएटर भी किया है। बिल्कुल, मेरे सभी जो मज़दूर भाई मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले मैं प्रणाम करूँगी और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि उनके प्यार की वज़ह से ही मैं आज खड़ी हूँ जहाँ भी हूँ। मैं वहाँ पे भी आऊँगी गोविंद जी। मैं थोड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। कहानी आगे बढ़ाऊँगी क्योंकि बिल्कुल, उनको बिल्कुल, जानना बिल्कुल, ज़रूरी है कि जो श्रावणी उनके लिए इतना लड़ाई लड़ती है, वो कहाँ से उठी और कहाँ पहुँची है और मैंने सबको आमंत्रित किया है बिल्कुल, कि आज आप आइए और मुझे सुनिए। तो बिल्कुल। फिर क्या हुआ उसके बाद एनएसजी में तो हुआ नहीं मेरा, एनएसजी में नहीं हुआ लेकिन मैं दुखी नहीं हुई, मैं पॉज़िटिव थी।
मैं पत्रकारिता भी कर रही थी और नाटकों में भी मैं भाग ले रही थी। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि जब आप फर्स्ट ईयर क्रॉस कर जाते हैं, तो धीरे-धीरे आपको थोड़ा एक्सपोज़र मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे-ऐसे करके मुझे बाहर के शोज़ मिलने लग गए, लेकिन उसमें हमेशा मेरा जो जो प्राथमिक जो मेरा चयन होता था, वो गाने की वज़ह से होता था कि क्योंकि ये गाती है, तो एक नाटक था नागिन तेरा वंश बढ़े, जिसमें बिल्कुल। अवतार जी उसके डायरेक्शन में उनका डायरेक्शन था। तो उन्होंने उसमें भी मैं मुख्य भूमिका में थी नागिन और इसलिए थी क्योंकि मैं गाती थी। क्योंकि हुँ। उसमें एक गाना है जो नागिन गा रही है वो बालिका वधू राजस्थानी नाटक है वो, तो राजस्थान से उसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी है जिसमें हुँ। उसका नाम भूल रही हूँ मैं, शाहरुख खान की फ़िल्म थी, शाहरुख खान और रानी मुखर्जी रही हैं उसमें। तो अच्छा। उस गाने की वजह से हुँ। मुझे उसमें वो रोल मिला था नागिन का। हुँ। तो हुँ। उसको भी हमने काफ़ी जगह किया, धीरे-धीरे करके मुझे एनएसडी में अपॉर्च्युनिटी मिली कि हर साल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में क्लासिकल प्ले होता है। तो जी, आई जी। वाज़ सो फॉर्च्यूनेट कि मतलब मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझूँगी कि मुझे बहुत बड़े लेजेंडरी म्यूज़िशियन जो हैं भास्कर चंद्रावरकर जी के साथ काम करने को मिला, क्योंकि शाकुंतलम प्ले का नाम था, क्लासिकल प्ले था और उसमें उन्होंने म्यूज़िक दिया था और उन्होंने उस प्ले में मेरी हुँ। मेरी जो पहचान हुई वो मेरे हस्बैंड से हुई। अ, वेट्री भूपति जो है मेरे हस्बैंड हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हैं, म्यूज़िक डिपार्टमेंट में हैं। तो उनसे मेरी पहचान हुई और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि मुझे एनएसडी में एंट्री मिल गई। मतलब एनएसडी हुँ। में जो मैं एक एज़ अ स्टूडेंट वहाँ पे गई थी, बट मुझे हुँ। एज़ अ वोकलिस्ट वहाँ पे चुना गया और इतने बड़े म्यूज़िशियन के सानिध्य में मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके मुझे वहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस मिले, बहुत सारे मतलब क्लासिकल प्ले में मैं पार्टिसिपेट कर पाई मतलब एज़ अ सिंगर मैं वोकलिस्ट वहाँ पे जाती थी जिसमें शाकुंतलम मेरा सबसे पहला प्ले था एनएसडी का। उसके बाद मैंने राजेंद्रन जी के निर्देशन में बने कई नाटकों में जैसे प्रतिमा नाटकम, प्रियदर्शिका उसमें मैंने गाना गाया जिसमें मेरे हस्बैंड ने म्यूज़िक किया था, उसमें मैंने उनको असिस्ट किया था। और वो दोनों जो नाटक थे वो सुपर हिट हुए थे, क्योंकि म्यूज़िक इतना अच्छा तैयार हुआ था और म्यूज़िक की वजह से ही उस प्ले को सबने बहुत पसंद किया था। हुँ। और सबसे कठिन उसमें था कि वो प्ले जो था पूरा संस्कृत में था। मतलब हुँ। डायलॉग्स तो हिंदी में थे लेकिन जो गाने थे वो संस्कृत में थे। तो संस्कृत गाने को किस क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, जैसे हिंदी में भी आप कोई वर्ड आप बोलते हैं, तो अगर गलत शब्द आप बोल के गा रहे हैं, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। लेकिन बिल्कुल। संस्कृत में गाना बनाना और पूरे मीटर में रखना दैट वाज़ वेरी मतलब बहुत डिफिकल्ट था। बिल्कुल। लेकिन मेरे हस्बैंड चूँकि मृदंगिस्ट हैं और ताल का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है, मतलब बहुत लोग बाहर देश-विदेश के लोग उनसे सीखते हैं। तो मुझे उसमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि मीटर में कैसे गाते हैं। और जो एक अभी तक का मैं कहूँगी कि मुझे मैं गाती रही हूँ और बार-बार आपसे कह रही हूँ लोक संगीत का मुझे बड़ा शौक रहा है और चूँकि लाइट म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट मैंने दिखाया है अपना, तो मुझे जो भी गाना मिलता था, उसमें बहुत ज़्यादा क्लासिकल नहीं कर पाती थी, लेकिन लाइट में ही उसमें जब आप गाने में जब आप भावना डाल के गाते हैं, तो तभी वो लोगों तक वो आपकी भावना गाने के प्रति जो गाने के ज़रिए पहुँच पाती है। तो जो मैंने गाना गाया था उसमें जो प्रतिमा नाटकम था और प्रियदर्शिका उसका मैं 1-2 लाइन आपके सामने गुनगुनाना चाहूँगी क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। बीच-बीच में छोटा-छोटा जो है नहीं, नहीं। यादें जो है नहीं, उसको बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो तो उसमें जो प्रतिमा नाटकम है ये पूरा रामायण पे बेस्ड है। तो जब राम जी वनवास जाते हैं और मैं ये गाना इसलिए सुनाना चाह रही हूँ क्योंकि इस गाने में मुझे आज तक का सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला। मुझे जब मैं ये प्ले खत्म हुआ और मैं बाहर निकल के आई तो एक महिला मेरे पास आई और कहीं जब आप गाती हैं तो यहाँ लगता है। तो मुझे क्या बड़ा बात! अच्छा क्योंकि मैं
बहुत बहुत बड़ी गायिका नहीं हूँ, मैं जो गाती हूँ वो बहुत ज्यादा रियाज नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो गाती हूँ दिल से गाती हूँ। तो 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूंगी। उसमें जब जी, राम जी बिल्कुल। वनवास जा रहे हैं, तो जो उनकी प्रजा है वो रो रही है, और वो क्या कहती है, वन चले राम रघुराई, वन चले राम रघुराई, संग में है सीता माई, वन चले राम रघुराई, राजा जनक की जाई, ओ राजा जनक की जाई, वन चली राम रघुराई। तो ये गाना था। आगे बहुत बहुत बढ़िया। स्टेंजा है, और बहुत ही मतलब वो दुखद पल है जो उसको बहुत पूरे म्यूजिक म्यूजिक के साथ जब उसको गाए थे, तो मुझे याद है बिल्कुल। कि जब मैं गा रही थी तो मेरे आंखों से भी आंसू आ रहा था, और जितनी ऑडियंस बैठी थी वो भी रो रही थी। तो हाँ, ये जो ये सब यादें हैं, ये कभी नहीं भूल सकते हैं। और बिल्कुल। एक चीज मैं भूल गई आपसे बात करते करते, क्योंकि गाना और नाटक में आ गई। अब मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि मैं फोक से क्यों जुड़ी हूँ, फोक के साथ मेरा इतना क्यों वो है। असल में बचपन में जब हम शादी में जाते थे, जैसे बिहार में जब शादियां होती हैं, तो हुँ, हर एक पल का, हल्दी लगती है तो एक गाना होता है, बिल्कुल। जब बहू घर पे आती है, जब कोहबर बनता है तब गाना होता है। तो हर जो भी गाना होता है वो कोई फिल्मी गाना नहीं होता है, वो सारा गाना सारा बिल्कुल देसी, बिल्कुल उसमें पूरा देसी टच होता है। तो जब वो गाती गाती थी मेरे सामने, जब होता था तो समझ में तो कुछ नहीं आता था, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता था। तो उसी से संबंधित जैसे गाना है, जैसे मान लीजिए कजरी है। कजरी कब हाँ, गाते हैं, जब सावन होता है, सावन के समय कजरी हम गुनगुनाते हैं। तो उसमें भाभी होती है, ननद होती है, उनके बीच नोक-झोंक होता है। तो इसको कजरी के तरीके से इसको पेश किया जाता है। जैसे उसमें एक गाना है, हम्म, कैसे खेलन जइबू सावन मा कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी, कैसे खेलन जइबू सावन मा कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी, बदरिया घेरी आई ननदी, बदरिया घेरी आई ननदी, कैसे खेलन जइबो सावन मा कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी। अच्छा, इसमें जो जी, भाभी है वो अपनी ननद से बोल रही है कि कजरी खेलने कैसे जाओगी। कजरी खेलना मतलब जो आप देखिएगा गाँव में जब बरसात होती है, उस समय पेड़ों पर झूले लगते हैं, सखियाँ झूले पर बैठती हैं, उस दृश्य को हम सोच सकते कैसा होता होगा उस समय। तो भाभी जो है अपनी ननद को छेड़ रही है और कह रही है जी, कि कैसे जाओगी, बारिश होने वाली है, कैसे जाओगी। तो आगे क्या कहती है वो सुन लीजिए, तुम तो जात हो अकेली, तोहरे संग ना सहेली, तुम तो जात हो अकेली, तुम जा रही हो अकेली, ना तुम्हारे अकेले साथ कोई सहेली बिल्कुल। है। गुंडा रोक ले हैं, ओ छैला रोक ले हैं, तोहरी डगरिया, बदरिया घेरी आई ननदी। तो देखिए एक एक शब्द में कितना मिठास है और कितना प्यार है, कि भाभी एक तो छेड़ भी रही है और चिंता भी व्यक्त कर रही है कि माँ तुम अकेले जा रही हो, अगर गुंडा छेड़ देगा, तुम्हारा रास्ता बिल्कुल। रोक लेगा तो क्या करोगी। तो ये जो मीनिंगफुल इस तरीके का जो गाना है, ये लोक संगीत में ही आपको मिलेगा, ये बाकी जगह नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जो आज तक मैं आकर्षित होती हूँ। मुझे नया नया गाना कुछ मिलता है, जैसे भी बिहार में भिखारी ठाकुर साहब जो शेक्सपियर कहे जाते हैं भोजपुरी के, बिल्कुल। तो उनको भी, उनके भी गाने आप सुन लीजिए, आंखों में आंसू आ जाएगा, इतना सुंदर। बिल्कुल। मतलब उनका हर गाना, बेटी बेचवा जो है,
बिल्कुल। फिर उन्होंने विदेशिया गाया है उसमें, तो बड़ा सुंदर हर तरह से लोक संगीत आप कहीं भी कुछ भी आप सुन लें, बड़ा मजा आएगा। चाहे आप कजरी सुन लें, बिरहा सुन लें, कुछ भी सुन लें, बहुत मजा आएगा। नहीं, लोग तो आना ही चाहिए लोगों को कि हम जिस जगह से हैं, जिस जगह से बिलॉन्ग करते हैं, अगर वहाँ का गीत हमें नहीं आता तो फिर क्या बचा? वो सारी चीज़ अब लोगों की छूट रही है, ये सारी चीज़ें, ये भी एक चीज़ है। आपको ऐसा नहीं लगता कि फ़ोक बहुत पीछे रह गया है? मतलब पहले तो फ़िल्मों में भी फ़ोक की बहुत वैल्यू होती थी, फ़िल्में भी जो बनती थी, उसमें भोजपुरी हुँ, गाने हुआ करते थे। अब तो हुँ। धीरे-धीरे कम ही होता जा रहा है। मतलब हम नहीं, अपनी परंपरा से दूर होते जा रहे हैं। वो बिल्कुल छठ के परंपरा, लेकिन हम खोने नहीं देंगे ना, हम जैसे लोग हैं ना परंपरा बिल्कुल, को बिल्कुल। जिंदा इसीलिए रखने के लिए। इसीलिए आप तो देखिए मालिनी इसीलिए तो अवस्थी जी आपको हो गए, इसीलिए तो आपका इंटरव्यू मालिनी ले रहा हूँ मैं, क्योंकि है, आपने बहुत सारी चीज़ मुझे नहीं दी है, आपने इकट्ठा करके रखा है ना? और हम बिल्कुल चाहेंगे कि मतलब आप बिल्कुल, पूरे डायरी के साथ बैठी हूँ आपके पास। अच्छा, थोड़ा-सा मैं आगे बताना चाहूँगी कि फिर क्या हुआ कि ऐसे गाते-बजाते सफ़र चलता रहा। पत्रकारिता की तरफ मेरा कैसे रुझान हुआ, ये आप जानना नहीं, ज़रूर उससे पहले नहीं, मैं चाहेंगे। ज़रूर जानना चाहूँगा। उससे पहले एक चीज़ और है कि आपने गंधर्व हुँ, महाविद्यालय भी जॉइन किया, हुँ। है ना? हाँ, मैंने महाविद्यालय हाँ, भी हाँ, जॉइन किया। हाँ, तो वहाँ कि कैसे जॉइन किया, क्या सीखा? कि मतलब पत्रकारिता भी चलती रही, एनएसडी भी चलता रहा, गंधर्व महाविद्यालय भी चलता रहा। बिल्कुल। हाँ, असल में क्या हुआ कि जब मैं यहाँ आई तो सबसे पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मेरा गाना कंटिन्यू रहे। और गंधर्व महाविद्यालय एक बहुत ही बढ़िया स्कूल है संगीत के लिए। वहाँ मुझे ये डिफरेंस पता लगा कि क्या होता है कि जब भी आप संगीत सीखते हैं, तो हुँ, हमेशा ये होता है कि आप भीड़ में ना सीखें, आप अलग गुरु लें, उसके बाद आप सीखें, तब ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप भीड़ में सीखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रयाग संगीत समिति से मैं यही सुनती आई और यही वजह थी कि वहाँ भी मैंने गुरुजी से बात करके जो आप लोग संगीत कह रहे हैं, लाइट म्यूज़िक जो मैं सीखना शुरू करी, उसकी यही वजह थी क्योंकि भीड़ में कुछ समझ में नहीं आता था कि कौन क्या सिखा रहा है क्योंकि सारेगामापधनिसा आज भी मुझे मेरी समझ से बाहर है। तो तो क्या हुआ कि जब मैं यहाँ आई तो गंधर्व महाविद्यालय का बड़ा नाम सुना था। तो वहाँ मैं 5th 5 साल सीख के आई थी प्रयाग संगीत समिति में। जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता लगा कि 5वाँ साल जो है मेरे यहाँ तीसरे साल के बराबर है। तो हुँ, गंधर्व महाविद्यालय जब मैं आई तो 3rd ईयर में मेरी जॉइनिंग हुई और वहाँ मैंने जॉइन किया, वहाँ बड़े अच्छे गुरुजी हैं, वहाँ इतना सुंदर माहौल है कि जब आप वहाँ बैठते हैं और भले आप क्लास में ना बैठे हों, आप ना गा रहे हों, लेकिन आप बाहर ही बैठ जाएँगे जब क्लास चलती है, इतना सुंदर मतलब मिठास कहते हैं और सिखाने का इतना अच्छा तरीका है, इतने अच्छे से वहाँ की शिक्षिकाएँ जो हैं वहाँ इतने अच्छे से सिखाती हैं, बड़े गुणी लोग हैं वहाँ पे। आपको बेसिक्स बताएँगे, कोई भागम-भागी नहीं होती है। आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी कि कैसे क्या गाना है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी पूरा देंगे, आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी पूरी मिलेगी वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मुझे गंधर्व महाविद्यालय में मिली। लेकिन क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा समय वहाँ नहीं दे पाई। उसकी वजह ये थी कि मेरा जो पत्रकारिता का जो मेरा जो कार्यक्रम शुरू हो गया था, उसमें क्या था कि मुझे वहाँ पे भी टाइम देना ज़रूरी था। वहाँ पे टाइम नहीं देती तो कुछ सीखने को नहीं मिलता क्योंकि जर्नलिज़्म में भी प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ आप थियरी शायद उतना ना सीखें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं सीखेंगे, तो धीरे-धीरे करके जब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर मैं इधर नाटक भी करती थी और चूँकि मैं यहाँ दिल्ली में रहती थी, तो अपना हुँ, पॉकेट खर्च क्योंकि हर चीज़ के लिए आप पिताजी को नहीं बोल सकते कि पापा मुझे इसके लिए भी पैसा दीजिए। तो मैं साथ-साथ में क्या करती थी ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी बच्चों को। स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, सब्जेक्ट्स मैथ्स वग़ैरह इस तरह। और साथ में मैं नाटक में भी भाग लेती थी कि वहाँ जाऊँ, वहाँ से भी कुछ खर्चे निकलेंगे। रामलीला में भी पार्टिसिपेट किया है। मैं मेरठ की रामलीला में कई साल गई। वहाँ की बड़ी अच्छी टीम थी, उनके साथ मैं वॉइस ओवर करती थी। बैक स्टेज मतलब बैक स्टेज पे रहती थी और उनके लिए गाना गाती थी, उनके डायलॉग्स बोलती थी। तो उसमें मुझे जो खर्चा निकलता था मेरे लिए वो बड़ा फ़ायदेमंद होता था। तो ऐसे हुँ, करते-करते करते ये दोनों चीज़ें होती रही, होती रही।
फिर 2006-5 में तो 6 में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था और मेरी नौकरी लग गई थी। MH1 न्यूज़ उस समय नया-नया आया था और मेरी नौकरी लग गई थी। उसके बाद 2007 में मेरी शादी हो गई और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मेरे पति देव हैं, आप सभी परिचित हैं, वेट्री भूपति जी, बड़ा बिल्कुल, सहयोग मिला उनका और आज तक मिल बिल्कुल, रहा है। चाहे बिल्कुल। गायन में हो, आप सभी जानते हैं गायन में हो, पत्रकारिता में हो, आज मैं जहाँ भी हूँ उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है। मेरे माता-पिता, मेरे भाई-बहन के साथ-साथ मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए और आज तक कर रहे हैं। उसमें ये था कि जब मेरी शादी हुई तो एक तो ये टेंशन खत्म हो गई कि अब चलो मेरे हस्बैंड है, मुझे एक सपोर्ट है। तो धीरे-धीरे करके मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम गाना वगैरह जो है कर रही हो उसको करती रहो। उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया कि ये क्यों नहीं कर लेती? यहाँ क्यों नहीं चली जाती? इस नाटक में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती? लेकिन ये भी कहा कि तुम पत्रकारिता भी खूब अच्छे से करो। क्योंकि उस समय शुरुआत थी मेरी तो मैं उस समय जैसे सोशल स्टोरीज़ ज़्यादा करती थी, सोशल स्टोरीज़ पे ज़्यादा रहती थी। एंटरटेनमेंट सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है। मतलब महिला जो जी, पत्रकार होती हैं, वो सोचती है कि सबसे बढ़िया एंटरटेनमेंट में चले जाओ, बड़े-बड़े हीरो-हीरोइन से तुम्हें इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा उसमें तो मैं उसमें ज़्यादा रहती थी। मैं शाहरुख खान का मैंने इंटरव्यू किया है। बड़े-बड़े जो शेफ्स हैं, उनके इंटरव्यू कर चुकी हूँ। बड़े-बड़े कोई ऐसी हीरोइन नहीं है जिसका मैं इंटरव्यू नहीं की हूँ। तो वो सब मैं करती रहती थी, बड़ा मज़ा आता था। हर रोज़ आपको 5 स्टार होटल में जाना है, उनका इंटरव्यू करना है और घर आ जाना है। तो हमेशा वो लाइविश सा था। उसके बाद मैंने कंसीव कर लिया मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस समय क्या था कि मेरे लिए भागम-भागी बाहर की जो जॉब थी वो करना मेरे लिए मुश्किल था। तो मैं उस समय P7 न्यूज़ मैंने जॉइन किया हुआ था, तो उस समय मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा ब्रेक करना चाहिए। तो मैंने क्या किया उस समय भी मैं रुकी नहीं। मैं साथ में मैं फ्रीलांस की तरह लिखना शुरू की, मैंने कई मैगज़ीन्स के लिए लिखना शुरू किया। फिर क्या हुआ कि जब वो टाइम खत्म हो गया, जब मेरा बेटा 3 साल का हो गया, उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे आई शुड कम बैक मुझे वापस आना चाहिए, अब काम वगैरह में लगना चाहिए। तो बिल्कुल। आप मानेंगे नहीं कि मैं एंटरटेनमेंट रिपोर्टर और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे-मोटे ऐसी स्टोरी कर ली, जैसे मैं गई, कोई 84 दंगे वाला कोई केस आया, उसके ऊपर स्टोरी कर ली, इस तरह की स्टोरीज़ मैं करती थी। हुँ, तो फिर क्या हुआ कि मुझे एक मेरी जॉब लगी, सरकारी नौकरी लगी वो, हुँ, गवर्नमेंट जॉब थी। लेकिन चूँकि मेरा वहाँ अच्छी खा तनख्वाह भी मेरी बड़ी अच्छी थी। लेकिन मैं वहाँ 1 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाई क्योंकि मेरा व वहाँ पे कोई काम ही नहीं था, कुछ नहीं करना, जाना है, सिटिंग जॉब है, बैठना है और आपको आ जाना है। तो हुँ, मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि नहीं, मेरे से नहीं होगी ये जॉब। तो हमेशा की हुँ। तरह उन्होंने फिर सपोर्ट किया कि ठीक है, तुम्हें नहीं करना मत करो। अच्छा, उसी बीच क्या हुआ कि मुझे एक ऑफर मिला कि भई तुम तो पत्रकार हो, तुमने पत्रकारिता की है तो ऐसे-ऐसे एक नया चैनल है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। मैंने कहा क्या? कि उसमें ना तुम्हें पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। मैंने कहा हुँ, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग? मतलब मुझे हुँ, नेताओं के बारे में जानना पड़ेगा, एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तो ये सारी चीज़ें तो मेरे लिए बिल्कुल नई है, मैं तो कुछ नहीं जानती इसके बारे में और कभी मैंने इस पे कुछ काम किया भी नहीं है, तो कहा करना तो पड़ेगा। अच्छा मेरे बॉस थे बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। तो मैं गई, मैंने वहाँ जॉइन कर लिया, जॉइन किया तो मेरे बॉस कहे कि जाओ जाके मोदी जी आ रहे हैं तो वहाँ जाके स्टोरी करके आओ। मुझे बीजेपी में रिपोर्टिंग करने कह दिया। अच्छा मुझे क्या था कि मैं बोलती थी कि कहाँ भेज रहे हो? शाहरुख खान आ रहा है, वो बहुत अच्छा इंटरव्यू करके लाऊँगी सर। बहुत अच्छा हाँ, इंटरव्यू करके लाऊँगी, लेकिन वो हाँ, कहते थे कि यहाँ तो ये सब नहीं चलेगा, चुनाव आ रहा है तो तुम्हें हुँ, तो बीजेपी देखना पड़ेगा। तो जो भी एंटरटेनमेंट स्टोरीज़ होती थी उसके ऊपर मैं हमेशा आई वाज़ इंक्लाइंड कि मेरा रुझान उधर ही रहता था। लेकिन सर कहें कि नहीं तुम्हारी तो मतलब नियुक्ति ही इसलिए हुई है क्योंकि तुम्हें पॉलिटिकल स्टोरीज़ करनी है। ऐसे करते-करते डाँट खाते, खाते-खाते मैंने कहा मैं बड़ी परेशान होती थी, घर आती थी, मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी। मेरे हस्बैंड उल्टा मुझे डाँटे। "ते तुम्हें अगर तुम्हारा बॉस जो कह रहा है करो, तुम कहाँ एंटरटेनमेंट में लगी हुई हो? तुम पॉलिटिकल तुम पढ़ो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो" करके उन्होंने मुझे बहुत धक्का दिया। मैंने कहा तुम हुँ, कैसे पति हो? मैं दुखी हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम उसी में जाओ। कहते नहीं तुम जाओ, तुम देखना एक दिन तुम्हें अच्छा लगेगा। तो ऐसे हुँ, करते-करते मैंने कहा कि नहीं चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसे ऐसा चैलेंज लिया
और फिर धीरे 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 करते 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 मैं उसके ऊपर बिल्कुल रम गई। और आज आप विश्वास नहीं करेंगे, आज मुझे पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है मुझे। मुझे आज कोई कह दे कि शाहरुख खान आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। ये हालत हो गई है आज। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, मैं करने लग गई पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। बड़ा मजा आता था कि कोई भी, जैसे उसमें क्या होता है रिपोर्टिंग में, कि बड़े सारे चैनल्स के रिपोर्टर आ जाते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि सबसे पहले कौन 1-to-1 करेगा। 1-to-1 मतलब एक सिंगल, जब आप सिंगल इंटरव्यू लेते हैं तो भीड़ में, जैसे मान लीजिए मनोज तिवारी जी आए, मनोज तिवारी आए तो वो आए तो सारे रिपोर्टर्स गए। तो एक होता है कॉमन बाइट लेना, कि सारे माइक लगा दिए और ले लिए। एक होता है वन बाय वन लेना। तो उसमें क्या होता था, होड़ मची रहती थी कि कौन पहले लेगा। तो हम लोग सबसे पहले गए कैम, और उस समय इतना आइडिया हो गया था कि कैमरामैन भी बड़ा समझदार होता था, वो पहले रोल कर देता था, कहता था मैडम शुरू हो जाओ। तो तो वो टाइम भी मुझे याद है कि उसमें भी मैं करके आती थी, बहुत बड़े खुश होते थे कि अरे वाह। तो उस काम को भी मैंने एज ए चैलेंज लिया और बड़ा मजा आया, मतलब परेशान हुई। तो उससे ये होता है कि कोई भी काम जो है वो कभी भी बड़ा नहीं होता है, मतलब डरने की जरूरत नहीं है। वो चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन आप उसको एज अ चैलेंज लेंगे कि नहीं, तुमसे मैं क्यों डरूं, आओ करके दिखाते हैं, तो वो भाग जाएगा। फिर वो डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। तो वो चीजें मैंने करना शुरू कर दिया। करते 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 ऐसे चैनल बदलती रही। फिर जो मेरा आखिरी चैनल था वो था ईटीवी भारत। ईटीवी भारत में मैं जब आई तो उस समय भी मेरा जो जी। हाँ जी। जी। हाँ जी। हाँ। हाँ। तो मेरा जो आखिरी चैनल था, जो आखिरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके बाद एक नई जर्नी मेरी शुरू हो गई थी। तो मुझे जर्नलिज्म में भी, मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग तो करती थी, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं कुछ लोगों के लिए करूं। मुझे हमेशा, मतलब मुझे एक हमेशा ये लगता था कि मैं अगर पत्रकार हूं तो मैं किसी के लिए तो काम आऊं, मैं किसी के लिए तो फाइट करूं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे दूसरे लोग मेरी वजह से खुश हो। मुझे वो उस चीज, मतलब पैसे की कभी मुझे लालच नहीं रही कि मुझे पैसा मिले कहीं से, मैं करोड़ रुपए कमा लूं मेरा, क्योंकि भगवान की दया से मुझे सब कुछ मिला। और सबसे बड़ी चीज होती है संतुष्टि, वो मेरे अंदर है। मुझे जो मिला है मैं मोर देन सेटिस्फाइड हूँ, भगवान ने जो दिया है उसके लिए मैं खुश हूँ। तो हमेशा लेकिन ये रहता था कि कोई मेरे लिए दुआ करे, कोई मेरे लिए अच्छा सोचे, कि ये देखो मैडम हमारे लिए करती हैं। तो क्या हुआ कि ईटीवी भारत में उस समय एमसीडी चुनाव था उस समय। तो क्या हुआ कि मैं रिपोर्टिंग कर रही थी। तो क्या होता है कि चैनल में आप बहुत ज्यादा खुल के काम नहीं कर सकते। बहुत पत्रकार मुझे सुन रहे होंगे, हो सकता है कि उन्हें मेरी बात ये अच्छी भी ना लगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा बंद के काम करना पड़ता है आपको कई बार। तो ऐसा ही था कि एक स्टोरी मैंने करी थी जो सरकार के खिलाफ थी वो खबर। तो मुझे ये सारी चीजें आई कि आपको आपको नोटिस भेजा जा रहा है, आपके खिलाफ नोटिस जा रहा है। तो मैंने बॉस से बात करी तो बॉस मुझे सपोर्ट किया। ऐसा नहीं था बॉस ने कहा कि नहीं नहीं, बोले कि नहीं श्रावणी, तुम जो काम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। वो भी स्टोरी थी जो मेरी, मैं पीड़ितों के लिए ही आवाज उठाई थी, तो उसको लेकर ये था कि आपने कैसे स्टोरी कर दी, आपने गड़बड़ी करी, आपने गलती करी। तो उस समय क्या हुआ कि उस समय तो बॉस ने सपोर्ट किया, लेकिन ये था कि उसके बाद से मैं सरकार के खिलाफ बोलना मेरा बंद हो गया। मैं कोई भी स्टोरी करती थी तो उसको चलाया नहीं जाता था, मतलब उसको इतनी तरजीह नहीं दी जाती थी उस वक्त। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे मजा नहीं आ रहा है काम करने। तो फिर बहुत सारी चीजें हुई कि आप ये नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती हैं, आप हैदराबाद चले जाइए, आप यहाँ नहीं रह सकती। बहुत, मतलब मैंने बहुत ईमानदारी से, मैं जिस जिस चैनल में काम करी हूँ मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी कूट कूट के झोंकी है, उसमें पूरी ईमानदारी से मैंने काम करी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने कभी सैलरी के लिए काम नहीं किया। मैंने हमेशा, एक होता है ना, हर पत्रकार के भीतर होता है कि एक जॉब सेटिस्फेक्शन हो, कि आप काम कर रहे हैं, आपको अपनी काम से संतुष्टि है कि नहीं है। तो ये हमेशा सब में रहता है, आप में भी होगा अपने काम को लेकर। तो मुझे उस समय ऐसा कुछ क्लिक किया, मैंने अपने हस्बैंड से बताया कि मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मैं बड़ी दुखी हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें कोई भी तुम डिसीजन लियो, मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें अभी जो सोचना है तुम सोचो। मैंने कहा नहीं, अब नहीं करना वहां पे काम। कहा ठीक है, छोड़ दो। उसके बाद फिर मुझे राष्ट्रीय सहारा में मेरी नौकरी लगी, अखबार में। मैं कई अखबारों में भी काम करी हूँ।
तो मेरे पास अखबार का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, टीवी का भी है, डिजिटल मीडिया का भी है, सब जगह का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो जब मैंने वहाँ पे किया राष्ट्रीय सहारा में मैंने नौकरी की, तो 10 ही दिन हुआ था कि मेरे पिताजी गुजर गए। उसके बाद मेरी माँ की ज़िम्मेदारी थी, तो इस वज़ह से मैं उसमें कंटिन्यू नहीं कर पाई और कई महीने तो मैं थोड़ा-सा टेंशन भी रही, क्योंकि पिताजी के जाने का दुःख बड़ा बड़ा दुःख था मेरे अंदर। फिर क्या हुआ, मैंने सोचा क्या किया जाए, कुछ तो करूँ, पत्रकार हूँ, कुछ तो करूँ। तो ऐसे करते-करते मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम कुछ अपने लिए कुछ शुरू करो, क्यों नहीं करती हो? तो ऐसे ही हम लोग एक बार टूर पे गए, तो हम संगीत प्रेमी तो हैं ही। उसके बाद हमेशा हम लोग ऐसे ही गाड़ी में जा रहे थे, तो मैंने कहा एक चैनल ऐसा करते हैं, यूट्यूब पे तो आजकल बड़े चैनल ऑन हो रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं भी अपने लिए कुछ करती हूँ, कुछ काम करती हूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ठीक है करो तुम। कहे क्या क्या करोगी? तो मैंने कहा कि चैनल खोलते हैं, वेबसाइट भी खोल लेंगे और पीड़ितों की आवाज़ उठाएँगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, क्या नाम रखा जाए? तो क्योंकि हम दोनों म्यूज़िक से जुड़े हैं, तो मैंने कहा बजाते रहो कैसा नाम रहेगा? तो कहे अच्छा नाम है, बहुत बढ़िया नाम है। तो बजाते रहो न्यूज़, हमने ये नाम सजेस्ट किया और आप मानेंगे नहीं कि बजाते रहो न्यूज़ का जो असली मतलब होता है कि जो बदमाश है उसको बजाओ, वो हम बजाते आज तक रहो। करते हैं। हाँ, रेगुलर करते हैं, छोड़ते नहीं हैं चाहे कोई भी हो। तो उसके बाद हमने इस चैनल को शुरू किया और बीते अक्टूबर में 2 साल हुआ है और मेरी जो पहली आवाज़ थी, वो मेरे पीड़ित भाइयों के लिए मैं एमसीडी देखती हूँ और एमसीडी में जितने भी पीड़ित हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हो गए, डीबीसी कर्मचारी हैं, डेली ब्रीडिंग चेकर जो होते हैं, वो कर्मचारी हैं, वहाँ के माली हैं, वहाँ के चौकीदार हैं, वहाँ के एफजीदार हैं, जो जितने भी वहाँ के लोग हैं जो पीड़ित वर्ग है, ग्रुप डी कर्मचारी जिनको कहते हैं, उनके लिए मैं फाइट करती हूँ एंड आई एम सो प्राउड, मतलब मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं किसी के लिए आवाज़ बनी हूँ। और आपको बताना चाहूँगी कि पूर्वी दिल्ली में 1 महीने का स्ट्राइक हुआ था, हड़ताल हुआ था, कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया था, पूरी दिल्ली गंदी हो चुकी थी। तो उस समय हमने उनकी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया और उसी समय से, क्योंकि उनकी मांग थी कि हम 25 साल से काम कर रहे हैं, हमें पक्का किया जाए। पक्का मतलब आप हमें रेगुलर करो। रेगुलर होने से क्या होगा, जो छोटी-छोटी जो सुविधाएँ होती हैं, जैसे नेशनल हॉलिडे मिलने लगेगा उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, उनको पुराने एरियर्स मिलेंगे, ताकि उनको जो उनकी बेटी की शादी के कर्जे लिए होंगे उन्होंने, बच्चे की पढ़ाई में कर्जा लिया होगा, वो उन्हें किसी तरीके से मिल जाएगा। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की, 1 महीना का जो स्ट्राइक था, उसको मैंने कवर करना शुरू किया, करते-करते आप मानेंगे नहीं कि 25 साल से जो कर्मचारी वेट कर रहे थे, जिनको पक्का नहीं किया जा रहा था, उसको मेरे 1 साल के प्रयास में तकरीबन 350 कर्मचारी पक्के कर दिए गए। बजाते रहो न्यूज़ की सबसे बड़ी सफलता थी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम कि मतलब मेरी सबने सुनी और कर्मचारियों के लिए मैं आज भी फाइट करती हूँ। हमारे डीवीसी भाई हैं, डेली ब्रीडिंग चेकर हैं, जो अपने एक स्थायी पद के लिए लड़ते हैं, क्योंकि वही वाली बात है ना कि इनके साथ मतलब ये लगातार काम करते हैं। इनको आप चाहे आप देखिएगा कि आपके घर आके मच्छर चेक किया जाता है कि अंडे तो नहीं दे दिए मच्छर ने, या ये जाते हैं ऊँची-ऊँची टंकियों पे जाके खड़े होते हैं। इनकी जान की कोई मतलब परवाह नहीं होती। अगर ये इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा। उसके बाद इनके पीछे जो परिवार हैं, वो हैं उनको उनको कोई नहीं देखेगा। तो ऐसे में इन्होंने एक माँग करी थी कि हमें एक आप पद दे दीजिए, एक स्थायी पद दे दीजिए, हमारा एक नाम तो हो, ताकि हमें जो छोटी-छोटी सहूलियतें हैं वो मिले। तो उसके लिए ये लोग काफ़ी दिन से फाइट कर रहे हैं, तो इस पर भी मैं लगातार फाइट कर रही हूँ इनके लिए। हमारे सभी कर्मचारी हैं। तो आज मैं जहाँ हूँ, इसमें मेरे परिवार का तो योगदान ही है, बाकी जितने कर्मचारी मुझे सुन रहे हैं, इनकी ही वजह से मैं आज हूँ और इनका प्यार है, इनका भरोसा है और एक चीज़ जो इन्होंने मुझे दिया शायद वो शायद ही किसी को मिलेगा, वो भरोसा है। वो उस भरोसे के ही बल पे मैं खड़ी हूँ और उस भरोसे के ही बल पे मैं लड़ जाती हूँ, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे कोई हो, मैं सबसे लड़ जाती हूँ इनके हक के लिए। और यही है मेरा सफ़र जो इनके साथ रेगुलर मेरा चलता रहता है। नहीं, वो सारे लोग आपको देख रहे हैं और जब आपने बोलना शुरू किया था वहीं से शुरुआत हो गई थी
कि आपने हमारे लिए बहुत लड़ाई की और आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, और वो लगातार लोग लिख रहे हैं जो आपने मेहनत की उनके लिए, है ना? तो ये जज़्बा बहुत ज़रूरी है जो आपके अंदर है। वो थिएटर, म्यूज़िक, आर्ट कहीं न कहीं हमें एक जज़्बा देता है काम करने के लिए, किसी भी फ़ील्ड में बिल्कुल, जाएँ। आर्ट में वो बिल्कुल। ताकत है कि हमें हर काम के लिए प्रमोट करता है। तो वो आपका, उसके साथ आपका आर्ट भी लगातार चल ही रहा है। ऐसा नहीं कि आपने उस काम के साथ उसको छोड़ा है, आप एनएसडी में लगातार आप जुड़े रहते हो। संस्कृत ड्रामा के लिए आते हो आप, म्यूज़िक करते हो आप। एक भाई हैं जो बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप एक भजन सुना दें, है ना? अच्छा, हाँ, उन्होंने बोला था कि श्रावणी जी से बोलें कि वो एक भजन सुना दें। वो कोई हैं, तो अगर आप सुनाएँ तो हाँ, उनको हाँ, अच्छा लगेगा। ज़रूर, क्योंकि ज़रूर, सारे लोग, ज़रूर। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने बुलाया था, वो सारे लोग हैं, आपको देख रहे हैं। और उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका दूसरा रूप भी आज उन्होंने देखा, क्योंकि हमेशा आपको संघर्ष करते हुए देखा है कि चलो ना हम लोग इसके लिए बातें करते हैं, लेकिन आज उन्होंने देखा कि आप में एक म्यूजिशियन भी है, एक कंपोजर भी है, एक सिंगर भी है ना? आपने थिएटर भी किया है। तो ये संघर्ष आता कहाँ से है? मतलब कहीं न कहीं उसकी नींव बहुत पहले पड़ी थी कि चलो ये सीखते हैं, चलो ये करते हैं, फिर ये करते हैं। तो ठीक है, मज़ेदार लाइफ है। हाँ? तो मैं चाहूँगा ज़रूर देखिए, आप गाने ज़रूर सुनाएँ। मैं सुना रही हूँ और मैं सोच भी रही हूँ कि फ़ोक में सुनाऊँ या कुछ ऐसा सुनाऊँ जो उन्होंने सुना हुआ है। तो मैं सबसे पहले ये बताऊँगी कि आप कह रहे हैं कि इतनी इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। उसमें सबसे ज़रूरी है आपकी नीयत साफ़ हो, और जब आप कुछ अच्छा करते हैं, आपको मैं बताना चाहूँगी कि मेरे बेटे का एग्ज़ाम चल रहा है, 7 दिसंबर तक आखिरी एग्ज़ाम है। और जब उसका एग्ज़ाम होता है, फाइनल हाफ ईयरली, तो उस समय मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ क्योंकि बच्चा है, उसको पढ़ाना है, और मेरे साथ मेरे जो इतने सारे जो मेरे भाई-बहन हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको भी देखना है मुझे। तो कल का ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल क्या हुआ कि 27 आगामी 27 तारीख को जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, उन्होंने स्ट्राइक पे जाने की बात कही क्योंकि उनका जो डिमांड था वो पूरा नहीं हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके ऊपर लाद दी गई हैं कि आपको पुराने जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें थी। तो वो आप मानेंगे नहीं, मेरा जो रूटीन है वो है कि मैं 2 बजे तक बच्चे को पढ़ाऊँगी, उसके बाद ही मैं 2-3 घंटे के लिए निकलूँगी और अपने भाइयों के लिए भी कुछ करूँगी, उसके बाद मैं घर आऊँगी फिर बच्चे को। कल 7 बज गया, आज मेरे बेटे का हिंदी का एग्ज़ाम था, कल 7 बज गया, और आपको बता नहीं सकती कि वो टेंशन मेरे ऊपर हावी ही नहीं हो पा रहा था कि मेरे बच्चे का एग्ज़ाम और मैं अभी तक यहाँ बैठी हुई हूँ। मतलब इन लोगों एक होता है, आपकी नीयत जब साफ होती है, आपको जब किसी के प्रति उसके दुःख को आप समझेंगे, उसके दर्द को आप करीब से समझेंगे, तो आपको अपना दर्द नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा कि नहीं, इनके लिए कुछ करो, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया है आपको, और आप अगर अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा ज़रूर मिलेगा। भरोसा एक बिल्कुल। इंसान के अंदर जो होता है, वो इन लोगों ने ही मेरे अंदर बनाया है। तो मैं जब भी रोज़ निकलती हूँ, मैं सोच के निकलती हूँ, मेरे मेरे पास और कोई दिमाग में नहीं होता है। जैसे बहुत सारी नगर निगम में देखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मास्क बाँटे जा रहे हैं, तो बहुत सारे अलग-अलग स्टोरीज़ होती हैं कि टैक्स बढ़ाया जा रहा है, ये वो। मेरा फ़ोकस उधर होता ही नहीं है, मेरा फ़ोकस होता है कि जो कर्मचारी हैं, उनका प्रमोशन हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? इसमें कितने करप्शन हो रहे हैं, या फिर कर्मचारी आज क्या करने जा रहे हैं, इनके बेनिफिट्स को लेकर कहानी कहाँ तक बढ़ी, ये जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ है, फाइल इनकी कहाँ घूम रही है। तो मेरे दिमाग में चारों समय आप मैंने एक नोट भी बनाया हुआ है जिसमें हर वर्ग के कर्मचारी की कहानी कहाँ तक है पहुँची है, इसकी फाइल कहाँ है, वो सारे कुछ मेरे पास है। ताकि मैं जब भी जाती हूँ, मैं किसी अधिकारी के पास मिलती हूँ या उनसे बात करती हूँ, तो उनसे मुझे जानकारी मिलती रहती है कि हाँ, ये अभी यहाँ पहुँचा है। तो ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप ये सब कुछ मैं सोच के नहीं करती कि मुझे ऐसा करना है, ये सब खुद होता है। जब आप नहीं, खुद करना ये तो वो सब ये तो कुछ एक खुद होने जज़्बा है। जज़्बा अपने आप होता है, उसपे उस मतलब प्लान करके नहीं किया जा सकता। किसी चीज़ के प्रति जो प्रेम होता है। तो मैं एक गाना सुनाना चाहूँगी, मेरे भाई ने जो कहा है। अ, आदेश यादव जी हैं कोई, अच्छा, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की। अच्छा। जी। हाँ, तो आदेश जी, मैं आपको बिल्कुल सुना रही हूँ।
कोई फरमाइश है उनकी? एक मिनट, प्रवीण शेखर जी को आप जानते हो? तो हम्म। प्रवीण जी कह रहे हैं कि श्रावणी जी को बहुत दिनों से मन था सुनने को, तो अच्छा लग रहा है कि श्रावणी जी है यहाँ पे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो वही मैं सोच रही हूँ कि कौन सा गाना सुनाऊं उनको, वो भजन सुनना चाह रहे हैं। जी, मतलब आपको जो मन है, ऐसा कोई बंधन नहीं है, आपको जो अच्छा लगता हो, हम्म। आपके मन के ऊपर है। मैं चाह रही हूँ कि मैं फोक पे ही कुछ सुनाऊं। आदेश जी सुनेगा, बिल्कुल। आपको भी पसंद आएगा। कुछ समझ ना आए तो मैं आपको समझा भी दूंगी। जी। हम्म। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अच्छा, इसमें थोड़ा मैं समझाऊंगी भी कि राम जी हम्म। अपने ससुराल पहुंच गए हैं, और जब हम्म। ससुराल में दामाद जब पहुंचता है तो क्या करती हैं, जो वहां की जो उनकी सालियां होती हैं, सखियां होती हैं, उनको छेड़ती हैं। तो हम्म। इसी तरीके से छेड़ रही हैं। और बिहार और यूपी में तो वैसे भी आप जानते हैं कि जो भाभियां होती हैं, सखियां होती हैं, बहुत ज्यादा जो छेड़खानी होती है वो खूब जी। होती है वहां। तो उसमें जो जो अंतरा है वो क्या है, सुनिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक काहे कारी, बता द बबुआ। अरे एक भाई गोर काहे, एक काहे कारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। तो देखिए किस तरीके से छेड़खानी हो रही है। पूछा जा रहा है, एक भाई तो गोरा है, चारों चारों भाई वहां पहुंचे हुए हैं राम जी के हम्म। ससुराल मिथिला, और बार बार पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि एक भाई तो गोरा है, दूसरा काला क्यों है। तो इस तरीके से जो लोक संगीत में जो छेड़खानी होती है वो बड़ी मजेदार होती है। और इसी तरीके से और भी कई गाने हैं। एक है, आपको याद होगा कि रामायण में जो एक भिलनी का जो कैरेक्टर रहा है, बड़ा हम्म। ही इंटरेस्टिंग था। तो वो गा रही हैं अपने राम जी के लिए। जब उनका इंतजार कर रही हैं तब गा रही हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, हाँ, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते। तो ये है लोक क्या संगीत। क्या और बात है! बहुत बढ़िया, आप बहुत सुंदर। फिल्मी फिल्मी अगर सुनना चाहेंगे तो फिल्मी तो बड़े सारे भजन है। एक वो है नहीं, कि फिल्मी। तेरा, जी, जी, एक हाँ, सुना ज़रूर, ज़रूर। देती हूँ, एक हाँ, सुना हाँ, जी, जी, देती हूँ। ज़रूर।
बिल्कुल, बिल्कुल। एक राधा, एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों में, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक राधा, एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। फिल्मी भी क्या हो बात गया। है। बिल्कुल, 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 मतलब मुझसे ज़्यादा आनंद तो लोगों को आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। तो हम्म। मेरा एक प्रश्न है कि अब आपका सपना क्या है? क्या करने का? मतलब थिएटर में भी, जर्नलिज़्म में भी और अपने मतलब संगीत के साथ, तीनों चीज़ों के साथ, क्योंकि आपने तीनों चीज़ों को हमेशा साथ लेके चले हो, है ना? देखिए मेरा, कहते हैं ना कि मैंने कभी जीवन में कोई सपना नहीं देखा है। मतलब मुझे जो भी मिल रहा है, जो बचपन से आज तक मिला है, मैं संतुष्ट हूँ। और मैं कुछ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ सोच के नहीं चलती हूँ। अगर मैं सोच के चली होती तो शायद आज मैं पत्रकार नहीं होती, मैं सिर्फ गाना ही गाती रहती। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को ऐसे छोड़ दिया और जिधर मुझे मेरी ज़िंदगी लेकर गई, मैं चलती गई। और मुझे हमेशा अच्छा ही रास्ता दिखाया मेरी ज़िंदगी ने। आज जहाँ हूँ, मैं जैसी हूँ, मैंने कभी अपने आप को कुछ सपने के साथ नहीं बाँधा है कि मेरा बहुत बड़ा सपना था। हाँ, ऐसे कहेंगे तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं मतलब गाने के ही लाइन में मैं बढ़ूँ या प्लेबैक सिंगिंग करूँ, अच्छी फ़िल्मों में मुझे मौका मिले। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, मैं अगर नहीं हो पाया, अगर नहीं कर पाई आज मुझे गायकी में बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो मुझे ऐसा कोई दर्द नहीं है क्योंकि गाना मैं खुद के लिए गाती हूँ। मेरे लिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ या मेरा बेटा जो है मृदंगम बहुत बढ़िया बजाता है, सब जी, आप लोग जानते ही हैं उसको, जी। तो मेरे लिए वो ढोलक भी बजाता है। तो हाँ, 10 साल का मेरा बेटा है, अभी नवंबर में 10 का हुआ है, तो जब वो मेरे साथ बैठता है तो मुझे वही पल मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं बहुत बड़े स्टेज पे अगर करती तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, मैं यहाँ क्यों नहीं पहुँची, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे नहीं भागती। मुझे जो मिलता है मैं उसी में संतुष्ट हूँ और मैं खुश हूँ। मुझे कभी अपनी ज़िंदगी से कभी कोई शिकायत नहीं रही कि मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई। अब आप देखो ना, इतने लोग हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना बिल्कुल। इतना भरपूर जो मुझे प्यार मिला है, वो भागती तो थोड़ी मिलता है। नहीं, नहीं, हर किसी की किस्मत में कुछ ना कुछ होता है, तो ये आपकी किस्मत है। मतलब ज़रूरी थोड़ी कि हर समय हम बहुत बड़ा नाम करें और छोटे सी कम्युनिटी भी हमें बहुत संतुष्टि देती है, वो बहुत है। थिएटर में भी तो यही होता है, हम बहुत जगह थोड़ी पहुँच पाते हैं, छोटी कम्युनिटी होती है। तो आपका जो नाम है और आप जिस जगह पे हैं, जिस तरह से लोग आपको प्यार करते हैं और मानते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और पानी तो अपनी दिशा खुद ही तलाश कर लेता है। अब आप देखिए ना कि मैंने बताया कि आज मैं आप आपके लिए जो आपकी बहन लड़ती है, आप उसको भी तो जानिए कि क्या है, कहाँ से आई, कौन बिल्कुल। है, कहाँ से, जैसे मुझे इतना प्यार ये लोग देते कहते हैं कि मेरे लिए आप हमारी अमिताभ बच्चन हैं, तो मुझे बड़ी हुँ, हंसी आती है। तो कहते हैं कि आपको देवी की तरह लोग पूछते हैं, तो मुझे मुझे ये सब चीजें सुनकर मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो प्यार है ना, ये इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लेना देना कुछ इस तरह का, वो नहीं, गिव एंड टेक नहीं है। वो मेरे से प्यार करते हैं, उनको भरोसा है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी मांग अभी पूरी नहीं हुई है, जिनके लिए भी मैं फाइट कर रही हूँ, लेकिन इतना अपार प्यार मिला है मुझे, इतना मतलब आप समझ लीजिए कि एक आवाज में 1000 लोग खड़े हो जाएंगे मेरे लिए। तो ये किसको मिलता है?
और मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ इनके लिए आवाज उठाई हूँ। जो पत्रकार का जो धर्म होता है कि सबसे पहले बिल्कुल। आप पीड़ित वर्ग की आवाज उठाइए, उनके लिए आप कुछ करिए। तो मैंने किया, मुझे अच्छा लगता है। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब मैंने ये सोचा था कि मैं इस चैनल को ओपन करूं, या मैं एक नया मतलब नौकरी छोड़ के, मुझे बहुत सारे ऑफर्स थे, अच्छा अच्छा सैलरी पे मुझे बुलाया जा रहा था कि आप आइए ज्वाइन करिए। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अब नौकर नहीं बनना, अब मालिक बन के रहना है, बहुत दिन हो गया, नौकरी नहीं करनी। तो ये जो सोच है, और मैं कभी भी, जैसे अभी भी मुझे ऑफर मिलता है तो मैं कभी ये नहीं बोलती कि नहीं मुझे नौकरी चाहिए। या सबसे अच्छी बात है कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि तुम नौकरी करो, तुम नौकरी क्यों नहीं करती। आपको सबसे मजेदार बात बताऊंगी कि हम लोग घूमते बहुत हैं। मेरे हस्बैंड को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मेरे बच्चे को, मुझे तीनों को बड़ा शौक है। तो ट्रैवलिंग के चक्कर में तो मैंने कितनी नौकरियां छोड़ दी, छुट्टी नहीं मिल रही है, अच्छा नौकरी तो ऐसा कई बार हुआ। तो एक तो वो परेशानी अब दूर हो गई है कि कोई बंधन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, और आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सेटिस्फेक्शन है कि आप अब किसी के लिए कर रहे हैं। मैं एमसीडी के लोगों की आवाज उठाती हूँ, तो आप समझ लीजिए कि एमसीडी का हर वर्ग का व्यक्ति मुझे जानता है। मैं एमसीडी में घुसती हूँ, सबको पता है कि बजाते रहो न्यूज वाली मैडम है ये, श्रावणी मैडम है ये। तो वो जो मुझे एक फीलिंग आती है, जैसे मैं कहीं खड़ी हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे घेर लेते हैं, मैडम आप मेरा ये वाला इशू नहीं उठा रही हैं, ये इशू यहाँ तक बढ़ा है, मैडम 106 कर्मचारी जो हैं वो, उनके लिए भी आप बोलो ना। जो जो डेथ केस वाले हैं उनके लिए भी आप कुछ बोलो। तो इस तरीके से जब लोग आते हैं ना मेरे पास, तो बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगता है। कई बार तो कई पत्रकार ईर्ष्या भी करते हैं कि यार इनके पास तो बड़े लोग जाते हैं, मेरे पास तो आते नहीं है। तो नहीं, वो ये तो सारी चीजें। उसकी खासियत ये है कि मतलब सिंपल होना और ईमानदारी, कोई भी हम्म, काम करें, एक सिंपल होना और ईमानदारी होगी तो बात बनेगी। थिएटर में ले लीजिए, पत्रकारिता थिएटर में भी नहीं के बराबर है, क्योंकि ईमानदारी खत्म है ना। अपने काम के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है, कि अच्छे बहुत से जरूरी है, ईमानदारी से काम करें, तो ऊपर वाला भी देख रहा होता है और बहुत उसका जरूरी अच्छा है। परिणाम देता है। और आपने तो ईमानदारी आप की बात करी, तो मैं आपको एक चीज और जोड़ना चाहूंगी जी, कि क्या होता है कि जब भी एनएसडी में कोई क्लासिकल प्ले होता है, और मेरे हस्बैंड का तो पार्टिसिपेशन होता ही है उसमें क्योंकि म्यूजिक से है, तो अ, वो मुझे कहते हैं कि तुम क्यों नहीं आती हो एक बार। तो क्या है कि मेरे हस्बैंड काम के प्रति बहुत जुझारू हैं। उनके साथ अगर काम करना है तो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि उनको हर बिल्कुल, चीज टाइम पे चाहिए। मतलब वाइफ है तो क्या हुआ, तुम वाइफ हो, सब कुछ छोड़ के आओ, काम पहले है। उस समय उनको ना बच्चा दिखता है, कुछ नहीं, तुमको 9 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है। तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। मैं वहां आने से पहले भी 10 बार सोचती हूँ कि क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं हो पाएगा मेरे से। क्योंकि अब उस समय क्या है, मैं बीवी नहीं हूँ, मैं एज एन आर्टिस्ट गई हूँ वहां पे, मुझे आर्टिस्ट का वहां पे जो भूमिका निभानी है वो एज एन आर्टिस्ट, तो वो भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। बट ये होता है कि जब भी मैं मेरे हस्बैंड के साथ काम करी, तो मैंने वहां भी अपना 100% दिया। और वो वही नतीजा है कि लोगों ने मेरे गाने को, मैं बहुत बड़ी सिंगर नहीं हूँ, हाँ, लेकिन थिएटर को लेकर मुझे पता है कि कहाँ थिएटर में गायकी क्या होती है, थिएटर में किस तरीके से गाया जाता है। वहां पे बहुत ज्यादा आपको अपना वो नहीं दिखाना है कि आप बहुत सुरीले हैं, या लेकिन आपको, हाँ, वो जो मीनिंग है, जो उस समय जो उस समय जो पल चल रहा है, जो उस समय का जो सीन चल रहा है, उस सीन को आपको वहां पे स्थापित कर देना है, उसको आपको स्थापित करके आना है। तो वो मैंने सीखा है। तो इस वजह से मैं थिएटर में, मुझे म्यूजिक करना अच्छा लगता है, मतलब प्लेबैक सिंगिंग में जाती हूँ। अच्छा अच्छा जो चैलेंजिंग होता है कि हाँ क्लासिकल प्ले है, तो एक गाना था, जैसे उसमें मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन बड़ा अच्छा था, उसमें था पादुप भुक्ते तब पादुके माएते प्रयच्छा न न ना न ना ना। उसके लाइन है सारे संस्कृत में, एक्चुअली मैं भूल गई हूँ और मैं गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूँ। तो उसमें क्या था कि प्रयच्छा जो है उसको छ अलग ही बोलना था, क्योंकि उससे जो संस्कृत की जो मीनिंग निकल रही है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये सब जो वर्ड्स संस्कृत में जब आप गाते हैं तो ये बहुत चैलेंजिंग था। तो उसमें मेरे हस्बैंड का मेरा ये हेल्प मिल जाती थी कि वो मुझे बताते थे कि इसको इतने मीटर में करो, इसको इतने ताल में इसको खत्म करो, इसको 2.5 मात्रा में करना है, इसको 3.5 मात्रा में करना है। तो
उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इससे ये है कि मैं कुछ भी कंपोज करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत उसमें हेल्प करते हैं कि हाँ, जैसे मैं पूछती हूँ मुझे कुछ अच्छा सा बताओ ना ताल जिसमें मैं ये गाना बना सकूँ, तो बताते हैं कि हाँ। तो मैं आपको एक गाना सुनाना चाहूंगी कि वो गाना जो है मैंने लोक संगीत का है, वो मैंने खुद अपने से ही कंपोज किया था। वो ऐसे है वो चूंकि वो मैं एक आध चाह रही हूँ कि लोक संगीत में चैती बिरहा भी आपको सुना दूं, ताकि चैती भी लोग सुने। कुछ मैं अलका अपने मिश्रा अलका मिश्रा जी ने रिक्वेस्ट की कि आप, अभी भी छठ पूजा खत्म हुई है, तो हाँ, छठ पूजा के ऊपर कुछ जरूर सुनाएं। छठी मैया के ऊपर बिल्कुल मैं सुनाऊंगी अलका जी, आपकी बात आपकी भी जो फरमाइश है उसको पूरा करूंगी। लेकिन मैं चाहूंगी कि एक बार मेरे मेरे जी, कॉम्पोजिशन को भी आप लोग सुने, क्योंकि जी, वो भी मैं अपने उससे नहीं, तैयार करी जरूर थी। जरूर, क्योंकि जी जरूर। जब वही एक कजरी है, कजरी कहेंगे इसको, और ये जब बरसात का टाइम होता है तब गाते हैं। जी, बरसन लागी, हाय लागी, अरे मोरी अटरिया बरसन लागी, हाय लागी, अरे मोरी अटरिया। सावन में पिया को बुलाए, सावन में पिया को बुलाए, बरसन लागी, हाय लागी, अरे मोरी अटरिया बरसन लागी, हाय लागी, अरे मोरी अटरिया। पिया नहीं आए, ना ही संदेसिया, पिया नहीं आए, ना ही संदेसिया, जार पिया की ला दे खबरिया, जार पिया की ला दे खबरिया, बरसन लागी, हाय लागी, अरे मोरी अटरिया बरसन लागी, हाय लागी, अरे मोरी अटरिया। ये कॉम्पोजिशन मेरा है, बहुत मैंने ही बढ़िया, तैयार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। और एक और मजेदार गाना है जो जी शारदा जी सिन्हा जी। जी का है, उस जिसमें वो थोड़ा सा छेड़खानी भरा गाना है। और क्योंकि बार बार मैं लोक संगीत आपको सुनाना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा बेहद मेरे करीब है ये, जो ये शैली है मुझे बहुत प्रिय है। जिसमें है अपने पति को, जो पत्नी है वो कह रही है कि मेरे जो पति हैं वो खाना नहीं खाते हैं, तो जो तार होती है, तार बिजली की जो तार होती है, वैसे पतले हो गए हैं मेरे पिया। ठीक है, और उसके भी सारा जो उसके लिए जो जिम्मेदार है, वो अपनी सास को ठहरा रही है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा बेटा जो है इतना दुबला है। सुनिए। टोनी जी का हम्म, टोनी जी का ता- कहना है, सॉरी मैंने आपको रोक दिया, कि हाँ, हाँ। आप पत्रकारिता में रहिएगा, आप गायिका मत बनिएगा, नहीं तो आप सबको पछाड़ दोगे। नहीं, गाना तो मैं अपने शौक के लिए गाती हूँ, और वो तो वो तो पत्रकारिता तो बिल्कुल। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, और सासू बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, सूख के हो गए हैं छुहारे पिया, सूख के हो गए हैं छुहारे पिया, छुहारे पिया, सब हारे पिया, कुछ खाते नहीं हैं हमारे पिया, कुछ खाते नहीं हैं हमारे पिया, और सासू बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। तो ये देखिए कितना मजेदार, क्या क्या बिल्कुल। इतने लाइन में क्या कुछ नहीं बोल गई।
बिल्कुल। अच्छा, तो मैं एक छठी माँ, चूँकि छठ पूजा अभी ही निकली है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक छठी माँ के ऊपर ये असल में ये चैती जो होता है, चैती एक गायन शैली है, तो हुँ। चैती में ही ये गाना है, आप लोग सबने सुना होगा। ऊजे किरवाजे भरे लाख बद से, ओह पर सुगा मेंढराए, ओह पर सुगा मेंढराए, मार बोरे सुग बांधनुख से, सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए, ऊजे सुगनी जे रोइले वियुगा से, आदित हुए ना सहाय, आदित हुए ना सहाय, गिरवाज फरे लाख बद से, ओह पर सुगा मेंढराए, ओह पर सुगा मेंढराए। जय छठी मैया। जय जय। है ना? सब बहुत खुश हो गए हैं और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परंपरा को, लोग को सँभाल के रखें और ये आप काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। पत्रकारिता के साथ-साथ मतलब वो भी अपने आप में एक बड़ा काम है और ये भी अपने आप में एक बड़ा काम है। और आप दोनों काम को और बिल्कुल। घर-परिवार को भी सँभाल के बहुत अच्छे से रख रहे हो। तो आपको बहुत-बहुत बधाई कि आप इतने अच्छे से चीज़ों को कर पा रहे हो, समेट पा रहे हो, सँभाल पा रहे हो। तो 1.5 घंटा कैसे खत्म हो गया पता नहीं चला कि मतलब हम लोग 1.5 घंटे से बात किए जा रहे हैं। हाँ, आप तो लगातार मतलब क्या बोलूँ मैं। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप आए आपका और भी इतनी सारी जी, आपका भी धन्यवाद है गोविंद जी, जो आपने मौका दिया कि मैं अपने लोगों तक अपनी जो दूसरी प्रतिभा है उसको भी पहुंचा पाऊं। और इस कार्यक्रम को खत्म करें उससे पहले मैं भिखारी ठाकुर साहब को भी याद करना चाहूंगी, और जो एंडिंग है मैं उनके ही गाने से, जी, उनकी जो फिल्म थी एक विदेशिया, उसमें उन्होंने गाना गाया था, वो मेरे बेहद जी, करीब है, बहुत करीब है। और मैं जी, चाहूंगी 2 लाइन जरूर मैं आप लोगों के लिए गुनगुनाऊं, और बिल्कुल, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। बहुत ही मार्मिक बिल्कुल, गाना है, बिल्कुल। लेकिन बहुत जी। टचिंग है। हसी हसी पनवा खियौले बे मनवा, हाँ हसी हसी पनवा खियौले बे मनवा, कि अपना बसले पर देश है, पूरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले, मारी रे करजवा में तीर, पूरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले, मारी रे चुन मारी रे करजवा में तीर, कजरी नजरिया से खिलई रे बदरिया, हाँ कजरी नजरिया से खिलई रे बदरिया, कि बरसई रकतवा के नीर है, दर्दी के मरे छाई जरदी चनरमा पे, गरदी मिली रे तकदीर, हसी हसी पनवा खियौने बे मनवा। मैं क्या बोलूँ खत्म करने के लिए? आनंद जी कह रहे हैं कि दीदी अच्छा लग रहा है खत्म करने का तो मन ही नहीं हो रहा है कि आप खत्म करो। आज तो आपका दूसरा ही रूप देखा है हमने। कैसे कह दें कि आप खत्म करो। लेकिन
हाँ, अब देख लिया तो आप उनसे मिलते रहिए, उनसे बातें करते रहिए, वो आपके साथ रहेंगे हमेशा, है ना? उस रूप को भी प्रशंसा कीजिए, उस रूप को भी देखिए। सच में श्रावणी जी थैंक यू, बहुत मज़ा आया सच में, है ना? थैंक यू और सो बहुत मच। अच्छा लगा, है ना? तो आप प्लीज़ हम फिर कभी मिलेंगे, फिर ऐसी बातें करेंगे, बैठ के गपशप मारेंगे, है ना? आपके बिल्कुल। साथ तो सच में समय का तो पता ही नहीं, हाँ, लेकिन कहीं तो विराम लेना पड़ेगा, तो अभी विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे ढेर सारी, है ना? हुँ। और आप और इसी एक तरह से बात बजाते रहिए सबकी अपने चैनल से, वो ज़रूरी है देश के लिए, समाज के लिए। चलिए हाँ, बिल्कुल। और मैं एक बार अपने सभी जो मेरे भाई दर्शक जो मुझे देख रहे हैं, उनको जी, मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप जिस तरीके से मेरे पर भरोसा करते हैं, आपका जो प्यार है, वो ऐसे ही मेरे पर बनाए रखिए, भरोसा बनाए रखिए। जैसे ही आपके लिए मैं लड़ती हूँ, आगे भी लड़ती रहूँगी और ये जो गाना है, गाना बजाना तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये बॉर्न टैलेंट है। ये कहीं से मैंने लिया नहीं है, ये मेरे मेरे को भगवान ने दिया है। और इस पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ, लेकिन हाँ, दिल से गाती हूँ जब भी गाती हूँ। चलिए, शुभ रात्रि और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू गोविंद, थैंक यू। थैंक्स।